दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि सर कॉपी को जो है कैसे भरना है, यानी कि एग्जाम में जब आपका प्रश्न पत्र आएगा दोस्तों ओएमआर शीट को कैसे भरना है, कौन सा प्रश्न को पहले बनाना है, उसी को दोस्तों डाउट क्लियर कर देते। थोड़ा सा अच्छे से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ वही बनाना है 1 से लेकर के 100 तक आपको शुरू करना है, यानी कि 1 से शुरू करना है और 100 तक जो फटाफट बन जाए उसको पहले बनाने के बाद उसको पहले ओएमआर पे भरने के बाद फिर आपको काउंटिंग करना है कि आपने टोटल कितना बनाया। मान लेते हैं कि 50 में से जैसे कि 50 बनाना है 100 में से अगर आप 35 बना दिए तो 35 के बाद दोस्तों जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव बच जाता है, यानी कि मान लेते हैं 35 बना लिए और आपका 15 बाकी है, फिर से दोबारा आपको सही करके आराम से बनाना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन बनाने से बेनिफिट ये होगा कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, वहां से आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रश्न है ये सभी आप पहले कर चुके हैं, बस आपको क्या करना है फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको अपने आप को भापना है कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से आग्रह करूंगा कि वीडियो को पहले तो अंत तक देखें और एक बार फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलें। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, अभी भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद उसको 1-2 बार देख लेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग इस वीडियो में जितने भी प्रश्न को लेके आए हैं ये आपके परीक्षा को देख करके तैयार किया गया प्रश्न है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें। ये 12 हिस्ट्री का दोस्तों वायरल ऑब्जेक्टिव है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अभी से, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न आपका, अमुक्त माल्यादा किसने लिखा था। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि अमुक्त माल्यादा जो है वो किसने लिखा था। हरिहर फर्स्ट ने, हरि बुक का फर्स्ट ने, या फिर यानी कि प्रथम बोला जाता है इसको, ठीक है, या फिर देवराय प्रथम ने, या फिर कृष्णदेव राय ने। बिल्कुल दोस्तों फर्स्ट के आप राइट रहेंगे वो है कृष्णदेव राय ने। तो अमुक्त माल्यादा जो है वो किसने लिखा था, कृष्णदेव राय ने लिखा था। ऑप्शन डी आपके फर्स्ट के राइट रहेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 2, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। कई बार हमने आपको करवाया है कृष्णदेव राय जो है किस वंश का राजा था। देखिए 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपके राइट रहेंगे वो है तुलु वंश का राजा था। तो कृष्णदेव राय जो है वो किस वंश का राजा था, बिल्कुल तुलु वंश का राजा था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत जो थी वो कौन थी। देखिए 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, अंडाल थी, कराइकल थी, रबिया थी, मीराबाई थी। बिल्कुल दोस्तों थर्ड के आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है रबिया। ऑप्शन से आपके थर्ड के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, मीराबाई किस वंश की रानी थी। बताइएगा फटाफट। 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका, सिसोदिया, चौहान, राठौर या फिर कछवाहा। तो मीराबाई जो है वो किस वंश की रानी थी। बिल्कुल दोस्तों 4 के आपके राइट रहेंगे वो है चौहान वंश की। ऑप्शन भी आपके 4 के करेक्ट रहेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न आपका। देखिए कई बार आपको ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है वो किसे है। रामानंद को, कबीर को, नानक को, वल्लभाचार्य को। बिल्कुल 5 के दोस्तों राइट आपको जो हो जाएंगे वो है रामानंद को। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है, लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो किसे कहा जाता है। रामानंद को, वल्लभाचार्य को, कबीर को, चैतन्य को। तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो किसे कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है वल्लभाचार्य को। ऑप्शन भी आपके 6 के राइट आंसर रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था। पृथ्वीराज चौहान, जयसिंह, गेसुदराज या फिर चंदबदर राय, ठीक है। फटाफट बोलिएगा आप लोग, चंदबदर राय, ठीक है, चंदबदर दाई, ठीक है। तो ये वर्ड देखिए सही नहीं करना, बिल्कुल 7 के आंसर आपके ऑप्शन डी सही होगा। तो पृथ्वी रासो का लेखक कौन है आपके दोस्तों समझेंगे, चंदबर राय, चंदबर दाई, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था। नाम में ही फ्रांसवा लिखा हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन भी आपके राइट रहेंगे, फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस से भारत आया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट आपका, फ्रांसवा बर्नियर क्या था। प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। एक चिकित्सक था, क्या था। बिल्कुल नेट के आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो उपयुक्त सभी था, यानी कि चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और एक इतिहासकार तो था ही। तो आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए अगला प्रश्न, हम लोग फटाफट सभी प्रश्न का आंसर आप लोग देते हुए चलिए। और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में खो जाते हैं, और एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो को देख पाए जितने भी आपके साथी हैं। चलिए बर्नियर यहाँ पर लिखा हुआ कि बर्नियर किसके काल में भारत आया था, पूछा गया प्रश्न आपका। बिल्कुल राइट हो जाएंगे वो है शाहजहां के काल में। तो बर्नियर जो है वो शाहजहां के काल में भारत आया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11,
कभी कभी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांसवा बर्नियर जो है कितने बार भारत आया था दोस्तों, टोटल 6 बार, ठीक है, और लगभग 12 साल तक जो है वो भारत पर रहा था। तो बर्नियर जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? बिल्कुल शाहजहां के शासनकाल में। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? हमने आपको कई बार करवाया है। ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या दोस्तों बिल्कुल वो जाएंगे 10 है, ठीक है। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन ए। और ये क्या पर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोग तो ये जान गए कि मंडलों की संख्या जो है वो 10 है, लेकिन एक और प्रश्न पूछा जाता है मंत्र कितने हैं दोस्तों? तो कभी कभी आपको पूछा जाएगा तो 10,600, ठीक है, ध्यान रखिएगा 10,600 क्या मंत्र है, ठीक है। और एक प्रश्न आप यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, कभी कभी हो सकता है सूक्त कितने हैं? सूक्त लिखा क्या जाता है? 1028, ठीक है, 1028 जो है क्या है? वो सूक्त है। आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 1028 जो है सूक्त है, 10,600 क्या मंत्र है, और ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या दोस्तों वो 10 है। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए थे? ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया प्रश्न है 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका, 1773 में, 1778 में, 1785 में, 1798 में। तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे? बिल्कुल 12 के दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो है 1798 में। ऑप्शन डी आपके 12 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, लॉटरू कमेटी का जो गठन है वो कब किया गया था? 1810 में, 1817 में, 1825 में, 1828 में। बिल्कुल 13 के दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो है 1817 में। ऑप्शन भी आपके 13 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे, बताइएगा। जैनियों यहाँ पर जिमियो हो जाएगा, अच्छा जैनियो जैन थे, ठीक है, हाँ जी हाँ। जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे, मतलब जैन धर्म के जो लोग थे, उनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? तीर्थंकर का मतलब बिल्कुल शिक्षक होता है, जैन धर्म में उसको तीर्थंकर बोला जाता है। बिल्कुल 14 के दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो है ऋषिदेव, ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो 23वें तीर्थंकर जो है वो कौन है? बिल्कुल पार्श्वनाथ है। और 24वें तीर्थंकर वो कौन है? वो भगवान महावीर है, ठीक है। पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर है। और वहीं पे दोस्तों बात करेंगे लोग 23वें तीर्थंकर, तो वह पार्श्वनाथ, और ये जो है ऋषभदेव जो है वो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? बताइएगा। सर्वमान्य मत के अनुसार जो आर्य जो है वो कहाँ के मूल निवासी थे? यूरोप के, अफ्रीका के, मध्य एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के। 15 की दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे मध्य एशिया के। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक। तो उपनिषद जो है वो मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? बिल्कुल 16 के दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा वो है दार्शनिक। ऑप्शन डी आपके 16 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, अर्जुन किसके शिष्य थे? बताइएगा। भीष्म के, विदुर के, द्रोणाचार्य के, भीम के। तो अर्जुन जो है वो किसके शिष्य थे? 17 के दोस्तों आंसर हो जाएगा वो है द्रोणाचार्य के। ऑप्शन से आपके 17 के करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? बताइएगा। एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। बिल्कुल दोस्तों 18 की जो यहाँ पर राइट हो जाएगा वो है मानेश्वर। ऑप्शन डी आपके 18 के राइट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ होता है वो क्या होता है? राजा, लड़ाकू, रक्षक, या फिर राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ होगा वो क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों 19 के आंसर हो जाएंगे वो है रक्षक। ऑप्शन सी, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? बिल्कुल रक्षक। ऑप्शन सी आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? बताइएगा। चित्रांगद की, या फिर विचित्र वीर्य की, पांडु की, दुर्योधन की। आज का जो प्रश्न का लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, तो प्लीज आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल वो हो जाएंगे दोस्तों विचित्र वीर्य की, ठीक है। तो अंबा अंबालिका जो है किसकी पत्नियां थी? बिल्कुल विचित्र वीर्य की। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, राजगिर को नगर वधु का नाम था? माधवी, अम्बपाली, तिस्य, रक्षिता, शालवती। तो बताइएगा राजगिर को नगर वधु का जो नाम था दोस्तों वो क्या था? 21 की यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है शालवती। ऑप्शन डी आपके 21 के करेक्ट तो रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कौटिल्य ने। तो ये किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? बिल्कुल 22 के दोस्तों पर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे कौटिल्य ने। कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के जो रचयिताकार है वो कौन है? वो है दोस्तों कौटिल्य। और यहीं पे मेगास्थनीज क्या है दोस्तों? वो इंडिका के रचनाकार है। इंडिका के रचनाकार कौन है दोस्तों? वो है मेगास्थनीज, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी थी वो कहां थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, पाटलिपुत्र। हमने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया, बिल्कुल आठ जाएंगे दोस्तों वह तोशाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी है वो तोशाली में थी। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24,
आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा का, कश्मीर का, तक्षशिला का, पटना का? बिल्कुल 24 के दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे पटना का। तो आर्यभट्ट जो है वो पटना का क्या था? बिल्कुल वासी था, यानी कि निवासी था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हम लोग ये तो जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो मतलब है वो क्या है? मृतकों का टीला। कभी कभी प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा जो शहर था वो मोहनजोदड़ो था। पानी का अवशेष, स्नानघर का अवशेष वो मोहनजोदड़ो पे मिला। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? और देखिए 2020 का अनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल इसके राइट हो जाएंगे दोस्तों वह सिंधी भाषा का। ऑप्शन बी 25 के आपके राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, लोथल कहां पर स्थित है? हमने आपको कई बार करवाया, लोथल जो है वो गुजरात में है। 21 के राइट आंसर आपके 26 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये भी देखिए 2016, 18 और 21 में पूछा गया प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, या फिर पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी के आधार पर? बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को जो इतिहास के बारे में जानकारी मिली है इन सभी दोस्तों ये सभी चीजों से जानकारी मिली है, यानी कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी, विदेशी जो यात्री थे जैसे कि अल-ब्रूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, पेगासनीज, ये सभी के ये भी सभी से भी, और पुरातात्विक अवशेष जैसे कि कोई अभिलेख मिल गया, कोई पत्थर मिल गया, तो इन सभी से हम लोगों को जो है इतिहास के बारे में पता चला है। इसलिए राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में? तो कालीबंगा के बारे में आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल 28 के राइट हो जाएंगे दोस्तों वो राजस्थान में। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपको ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है आपका। देखिए अगला प्रश्न आप क्वेश्चन नंबर 29, मेरा जीवन संघर्ष नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मेरा जीवन संघर्ष किसका? मेरा जीवन नामक संघर्ष जो है इसके पुस्तक के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? राइटर कौन है? बिल्कुल दोस्तों 29 के यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वो आपको जानेंगे स्वामी सहजानंद। ऑप्शन से आपके 29 के राइट हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, भारत में कितनी रियासतें थी? बताइएगा। तो पूछा गया प्रश्न आपका, भारत में कितनी रियासतें थी? 562, 563, 564, 565। बिल्कुल दोस्तों 30 के आपके राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे आपके 562। तो भारत में टोटल, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत में जो कितनी रियासतें थी, तो दोस्तों बिल्कुल आपका 562 हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ पर 65 लगाया जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों आपका जो है 2-3 राज्य था। एक आपका हैदराबाद, ठीक है, एक हैदराबाद यानी कि 3 जगह था। एक आपका हो जाएगा हैदराबाद, उसके बाद दोस्तों एक आपका हो जाएगा जूनागढ़। क्या नाम है? जूनागढ़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ लिखा हुआ आपका। फिर और एक था दोस्तों आपका भोपाल, ठीक है। तो ये दोस्तों ये तीनों को छोड़ करके गिना जाता है, क्योंकि ये तीनों को जो है भारतीय परिसंघ में शामिल कर लिया गया, यानी कि इसको जो है स्वीकृति दे दी गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 562। ये तीनों को छोड़ करके आपको गिनना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 562। ऑप्शन आपके ए जो है 30 के करेक्ट रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हमने आपको कई बार प्रश्न करवाया है। ये तो पता है कि स्वतंत्रता यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। लेकिन उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? बिल्कुल 31 के राइट आंसर आपको जाएंगे अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दोस्तों वो अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। 31 के आंसर ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हमने आपको ये भी प्रश्न कई बार करवाया है। बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 3, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला जो चौधरी रहमत अली है वो किस विश्वविद्यालय का छात्र था? ये तो हम लोग को पता है कि पाकिस्तान जो शब्द है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का वो छात्र था। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, कब दिया था ये नाम? तो 1933 या 34 में दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है वो किसने आरंभ किया था? पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट ये जो है किसने शुरू किया था? चौधरी रहमत अली, फजल हुसैन, मोहम्मद इकबाल, सिकंदर हयात खां। बिल्कुल दोस्तों 34 के आपके राइट आएंगे वो आपके चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है वो चौधरी रहमत अली ने आरंभ किया था। राइट आंसर आपके 34 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? बताइएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये तो हम लोग को पता है कि 1906 में हुई थी। 1900 कब हुई थी? 6 में। लेकिन कहां पर हुई थी? ढाका, दिल्ली, लाहौर, कराची। बिल्कुल 35 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे वो है ढाका, जो कि अभी बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी, यानी कि बांग्लादेश में 1906 में हुई थी। उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, मौलाना आजाद ने यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? हमने आपको ये पहले भी प्रश्न करवाया है। 36 नंबर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है 16 अगस्त को, यानी कि आजादी के जस्ट एक दिन बाद को जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा?
काला दिन कहा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई? आपको ये तो पता है कि भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी दी गई थी, लेकिन किस दिन? बिल्कुल 37 के राइट जाएंगे दोस्तों, वह 23 मार्च 1931 को। राइट से आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, 23 मार्च आपको राइट ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 38, 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में बनाया था? हमने आपको ये भी प्रश्न पहले भी करवाया है। बिल्कुल 38 का ये आपका प्रैक्टिस हो रहा है। वो आपको जाएंगे दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 का दिन जो है कांग्रेस ने बनाया था। तो राइट सर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? बताइए। 2013 में, 16 में, 18 में अन्य एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हमने आपको कई बार करवाया है कि जो खिलाफत असहयोग जो आंदोलन है दोस्तों, वो कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो 1919 से लेकर के 1924 तक पूछा गया प्रश्न आपका। 1919 से लेकर के 1924 तक जो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन जो आपका 1920 में हुआ था। वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों वो कब हुआ था? पूछा जाता आपको ये भी प्रश्न, 1930 में हुआ था। वहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चले, इससे आपका एक प्रकार का रिवीजन होगा। 1942 में। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अभिनय अवज्ञा 1930, असहयोग 1920 और खिलाफत 1919 से 1920। देखिए अगला प्रश्न आपका, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ये प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न है 2009 में, 13 में। देखिए ये सभी पॉलिटिकल साइंस में भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में भी, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आप लोग को 40 का राइट आंसर लगाना है। बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 1932 में। ठीक है, तो पूना समझौता जो है वो 1932 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1920 में, 25 में, 35 में, 39 में। बिल्कुल 41 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे 1920 में। तो बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1920 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, तथा कथित ब्लैक होल घटना का जो एक तरफा विवरण है वो हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वो अंग्रेज बताइए कौन था? विलियम हैमिल्टन या फिर जॉन सूरमैन या फिर हॉलवेल? बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 42 की दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके हॉलवेल। ऑप्शन सी आपके 42 के करेक्ट रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 43, पर्वतीय सौरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी? गुरखा युद्ध के समय, आंग्ला मराठा युद्ध के समय, आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध के समय, आंग्ला अफगान युद्ध के समय? बिल्कुल 43 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे वो है गुरखा युद्ध के समय। आप लोग को बताना कि गुरखा युद्ध जो है कब हुआ था, बताइएगा। बिल्कुल फटाफट आप लोग को कमेंट करना गुरखा युद्ध कब हुआ था, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से भारत का सरताज किसे कहा गया? भारत का जो सरताज है वो किसे कहा गया? बंबई को, मद्रास को, कलकत्ता को, हैदराबाद को? हम लोग जानते हैं बंबई को 7 द्वीपों का क्या कहा जाता है? बिल्कुल शहर कहा जाता है, नगर कहा जाता है, जो भी बोलिए। 44 के दोस्तों बिल्कुल आठ से जाएंगे वो है बंबई को। तो भारत का जो सरताज है वो बंबई को कहा गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, बहादुर शाह की मृत्यु यानी कि बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? दिल्ली में, रंगून में, आगरा में, काबुल में? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 45 के दोस्तों राइट जाएंगे वो रंगून में, क्योंकि आपको पता है बहादुर शाह जफर को जो है रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहां पर है दोस्तों? वो जो है बर्मा में पड़ता है, जिसको हम लोग अभी म्यांमार बोलते हैं, बर्मा, म्यांमार। ठीक है, तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु है क्या थे? रंगून में हुई थी। बहादुर शाह जफर जो दोस्तों मुगल साम्राज्य के, मुगल शासन के अंतिम शासक थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है कहां पर स्थित था? मगध में, गांधार में, अंग में, पांचाल में? बिल्कुल 46 के दोस्तों यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो आपके मगध में। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी, 78 ईस्वी, 76 ईस्वी, 72 ईस्वी? बिल्कुल 47 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके 78 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है टोटल 60 प्रश्नों को करेंगे, तो वीडियो को प्लीज किसी को भी नहीं छोड़ना है। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। देखिए काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। और क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सीरियसली होकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये वक्त जो है आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, विश्व में पाई जाने वाली जो पहली धातु थी वो कौन सी थी? बताइएगा आप लोग। लोहा, तांबा, चांदी, टीन? तो विश्व में सबसे पहले पाई जाने वाली जो धातु थी वो कौन सी थी? बिल्कुल दोस्तों 48 के आंसर आपको जाएंगे वो है तांबा। ऑप्शन भी ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु नहीं पाया जाता था? बिल्कुल वो है लोहा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, भारत की सबसे प्राचीनतम जो लिपि थी वो कौन सी थी? सबसे पुरानी लिपि कौन सी होगी बताइएगा? अरामाइक, ब्राह्मी, प्राकृत, पाली? बिल्कुल 49 के दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा वो है ब्राह्मी। ये जो है भारत की सबसे पुरानी लिपि थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाया? बताइएगा फटाफट। हडसन ने, लॉरेंस ने, नील ने,
हैवलॉक ने। बिल्कुल 50 के दोस्तों आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपके हडसन ने। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, खान बहादुर खान ने, बहादुर शाह द्विवेदी ने, फिर तात्या टोपे ने। तो बताइएगा अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? 2009 में आपको ये प्रश्न पूछा गया है 51 नंबर। बिल्कुल दोस्तों आपको जाएंगे वो है बेगम हजरत महल। ठीक है, तो ऑप्शन आपके ए जो है 51 का राइट आंसर रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहां मारी गई? बताइएगा झांसी में, कालपी में, ग्वालियर में, इंदौर में। हमने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया है। बिल्कुल 52 के आंसर हो जाएंगे वो है ग्वालियर में। क्या बात है एकदम। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध करते हुए ग्वालियर में मारी गई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी? 1852 में, 1853 में, 1854 में, 1855 में। क्योंकि आपको पता है पहले सती प्रथा था तो पति के साथ पत्नी को भी मरना पड़ता था एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता जो है कब दी थी? बिल्कुल 53 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे 1855 में। ऑप्शन डी आपके राइट रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, एक चीज और आपको बता देते हैं, आप सबको बहुत सारा पता भी होगा। देखिए आपको सिंपली गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना, वहां पर जो है दोस्तों आपको बहुत अच्छे अभी पोस्ट मिल रहा है, यानी कि अच्छा जो वीवीआई सेट है, जो मॉडल सेट है वो अभी वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है दोस्तों। वहां पर आपको तनु क्लासेस लिखना है। तनु क्लासेस लिखने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां से आपको सारी चीजें देख लेना। वहां पर आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा, सब कुछ मॉडल सेट, वीवीआई क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ फटाफट वहां पर अपलोड हो रहा है। तो जरूर जाकर के आप लोग देखिए, जो 2022 का मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बीरबल का असली नाम क्या था? बताइएगा महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा, महेश दास। तो बीरबल का असली नाम क्या था? बिल्कुल 54 के दोस्तों आंसर रहेंगे वो है महेश दास। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? बताइएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बिल्कुल दोस्तों 55 के आपके आंसर रहेंगे वो है बाबर। तो कौन सा मुगल शासक था जो कि स्वयं एक महान कवि भी था दोस्तों? वो है बाबर। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिनहाजुद्दीन या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो बताइए तारीख फिरोज शाही के जो लेखक है वो कौन थे? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है जियाउद्दीन बरनी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था, सर्वेक्षक था। तो फ्रांसिस जो बुकानन है वो कौन था? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आंसर जाएंगे वो है सर्वेक्षक। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। बताइएगा किसके समय में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया? ये किसके समय में किया गया था? बिल्कुल यहाँ पर आपके आंसर आएंगे वो है बिल्कुल लाइट डलहौजी के समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये आपको पूछा गया प्रश्न है, क्या होने जाएगा? लाइट डलहौजी के समय। तो ऑप्शन आपके डी जो है 58 के आंसर आएंगे। कार्नवालिस को क्या कहते हैं दोस्तों? इस्तमारी बंदोबस्त को, जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त, यानी कि इस्तमारी बंदोबस्त को जो है कौन शुरू किया था? कार्नवालिस किया था, जिसको हम लोग अस्थाई बंदोबस्त बोलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई, कब खोली गई थी? बताइएगा 1868 में, 69 में, 70 में, 71 में। बिल्कुल 59 के राइट से आपको जाएंगे 1869 में। तो सुएज नहर व्यापार जो है वो कब खोली गई? 1869 में। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, तुजू के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहीम ने, दौलत खान ने। फटाफट आप लोग को आंसर लगाना है। बिल्कुल दोस्तों आपके आंसर रहेंगे वो है अब्दुल रहीम ने। ठीक है, तो तुजू के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? अब्दुल रहीम ने। तो मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि गुरखा युद्ध जो है वो कब हुआ था दोस्तों? गुरखा युद्ध के बारे में पूछा गया है। आपको पता है गुरखा युद्ध किसके बीच हुआ था? जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहा था तो अंग्रेजों के बीच और नेपाल के बीच गुरखा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? आपको अगर प्रश्न पूछा जाए दोस्तों तो वो है आपको 16 यानी कि 1816। बिल्कुल अंग्रेज उसी समय था। तो दोस्तों राइट आंसर जाएंगे आपके 1816। अगर थोड़ा सा और डिटेल में आपको जानना तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1814 से लेकर के 1816 तक क्या हुआ था? गुरखा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है कि गुरखा युद्ध कब हुआ था? 1816 में, जिसको हम लोग एंग्लो नेपाल युद्ध भी बोलते हैं। ये जो है नेपाल और अंग्रेजों के बीच में लड़ी गई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव को किया है। ये सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस था आपका। इसी तरीके से दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं होता 4 फरवरी तक आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, इसी तरीके से और कुछ दिन आप अच्छे से मेहनत कीजिए, फिर दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जरूर आप लोग वेबसाइट पे जाके 1-2 बार देखिए, वहां पर आपको वीवीआई मॉडल सेट, वीवीआई क्वेश्चन सब कुछ करवाया जा रहा है। थैंक यू। या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच।